अ, हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारी सीरीज में बेसिक इकोनॉमिक्स टू एडवांस। तो इस सीरीज में आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि है कैपिटल मार्केट। नॉर्मली जब आप मार्केट आपने सुनी होगी तो मार्केट आपने एक तो ये सुनते होंगे कि प्रोडक्शन वाली मार्केट जो होती है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन हो गया, मोनोपोली कंपटीशन हो गया, मोनोपोलिस्ट हो गया, ओलिगोपोली हो गया। ये मार्केट एक अलग होती है। एक दूसरी मार्केट होती है जो आप फाइनेंस वाली मार्केट होती है, जो नॉर्मली होती है। एक जो होती है आपकी मनी मार्केट, और दूसरी जो होती है आपकी कैपिटल मार्केट। तो जो मनी मार्केट है, इसका जो रेगुलेटर होता है वो आरबीआई होता है नॉर्मली, कि जो बैंक से रिलेटेड होती है। लेकिन जो कैपिटल मार्केट है, आज हम कैपिटल मार्केट पे केवल फोकस करेंगे। ये काफी बड़ा पार्ट है और कई बार एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन इस पे आपको देखने को मिल जाएगा। नॉर्मली इसके जो टर्म पूछे जाते हैं, इसमें टर्म्स पूछे जाते हैं, कभी कभी रेगुलेटर पूछ लिया जाता है। तो कैपिटल मार्केट का आपका ध्यान रखना है। कैपिटल मार्केट का जो रेगुलेटर है वो है सेबी। स्थापना आपको पता होगी 1992 से हुआ था। बिल इसका 89 में आ गया था। तो स्कैम 1992 आपने सुना होगा। कैपिटल मार्केट जो अभी जो वेब सीरीज आई थी, तो उसी के बेसिस पे वो जब ये हुआ था, तो फिर सेबी जो है वो सामने आया था एकदम नए कानूनों के साथ, सख्त कानून के साथ। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है कैपिटल मार्केट, जो कैपिटल मार्केट जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, बेसिक इकोनॉमिक्स जिसमें आप नॉर्मल इकोनॉमिक्स आ रही होती है, तो उसमें नॉर्मल टर्म्स पूछ ली जाती है। जैसे कि कैपिटल मार्केट आप सुनते होंगे तो आपके दिमाग में क्या आता होगा? शेयर्स आते होंगे, बॉन्ड्स आते होंगे, डिवेंचर्स आते होंगे, म्यूचुअल फंड्स। और थोड़ा सा ऊपर आप और चले जाएंगे तो एडीआर जीडीआर हो जाता है, इसमें पी नोट्स हो जाते हैं, प्रोमिसरी नोट्स, और फॉरवर्ड ट्रेडिंग यानी कि ये आगे जो कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए जाते हैं। तो इन दोनों को सबको मैनेज कौन करता है? इन सबको मैनेज करता है स्टॉक एक्सचेंज। की आप शेयर्स कहाँ खरीदेंगे? पहले तो रहता था स्टॉक किसी के थ्रू ही खरीदेंगे, ब्रोकर हुआ करते थे। फिर बाद में स्टॉक एक्सचेंज आ गया, अब डीमैट अकाउंट के आप खुद ही बैठे घर पे बैठे कर सकते हो ऐप के थ्रू। तो ये जो है एक कैपिटल मार्केट का फॉर्म होता है। तो आइए देखते हैं। तो जो स्टॉक एक्सचेंज है जो इंडिया में, जो सबसे पहले जो भारत का जो स्टॉक एक्सचेंज था वो था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये जो बना था आपका 1875 में, जो सम ब्रोकर्स थे उन्होंने इसको बनाया था, वो स्टैब्लिश किया था। तो 2002 में इसको कॉर्पोरेटाइज कर लिया गया, यानी कि एक लिमिटेड कंपनी के तौर पे इसे पेश किया गया। ये जो है इंपॉर्टेंट, मैं आपको स्टॉक एक्सचेंज बता रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है कि पहला ये है। और वर्ल्ड का अगर कहीं पूछ लिया जाए तो वर्ल्ड का जो है एम्स्टरडेम स्टॉक एक्सचेंज है, जो सबसे पुराना है। एम्स्टरडेम, एम्स्टरडेम स्टॉक एक्सचेंज जो है वो वर्ल्ड का सबसे पुराना है। वर्ल्ड ओल्डेस्ट। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को अगर आप देखेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू में अगर देखा जाएगा ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन में यानी कि इसकी कितनी वैल्यू है मार्केट में, टोटल कैपिटल, तो ये वर्ल्ड में 5th नंबर पे आता है। किस नंबर पे आता है? 5th में, 5th इन वर्ल्ड। या आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का पहला था, 1875 में बना था सम ब्रोकर्स के द्वारा। 2002 में इसको कॉर्पोरेटाइज कर लिया गया। तो जो वर्ल्ड का जो पहला स्टॉक एक्सचेंज है वो एम्स्टरडेम है। और जो अभी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो वर्ल्ड में जो रैंक है वो 5th है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। उसके बाद जो आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जो ये स्टैब्लिश किया गया था 1992 में। जो 1989 से 92 का जो टाइम था ना, काफी इंपॉर्टेंट था हमारे देश के लिए, क्योंकि जो था हमारा देश कई मुसीबतों से गुजर रहा था। वहाँ पे जो इकोनॉमी थी, इकोनॉमी का नया तरीका आया, उसमें नए हमारे प्राइवेटाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, ये सब हुआ। तो उसके बेसिस पे जो नई नई कंपनी आ रही थी, तो उसमें नए नए हमें कानून की आवश्यकता पड़ी। तो इसलिए भारत ने, फिर सरकार ने जो कहा कि नेशनल, हम एक अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनाएंगे। जो किसकी कमेटी से रिकमेंडेशन हुआ था? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आप नोट कर लीजिएगा। एमजे फेरवानी, एमजे फेरवानी। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि एमजे फेरवानी ने ये रिकमेंडेशन दिया था, तो इस पर सरकार ने इसको इस्टेब्लिश किया और ये काम करना इसने स्टार्ट किया था 1994 में। उसके बाद जो हमारा जो अगला जो आ जाता है ओटीसीआई। ओटीसीआई है ओवर ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। स्टैब्लिश किया गया था 1989 में। और जो ये था, ये एक्सचेंज था केवल कंपनी जो जिनका पेड कैपिटल 3 करोड़ या उससे लो था, 3 करोड़ और बिलो। ये आप नोट कर लीजिएगा कि 3 करोड़ या उससे कम होगा, तो उसके लिए ओटीसीआई स्टैब्लिश किया गया था।
अगले पे देखते हैं। अगले जो 2 इम्पोर्टेंट है जो है इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इंटरकनेक्टेड स्टॉक ऑफ एक्सचेंज जो है कि जब ये 1988 में सॉरी 98 में एस्टैब्लिश किया गया था, ये सिंगल फ्लोर था। कि इससे पहले जो एस्टैब्लिश किया, इससे पहले जो थे 15 जो थे रीजनल हुआ करते थे। कि अगर आप देखेंगे हर स्टेट का ना एक अपना वो हुआ करता था। दिल्ली का स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था, पुरानी दिल्ली पे आप आएंगे कि रेलवे स्टेशन के पास, ऐसे कानपुर, ऐसे हर सब राज्य का अपना एक अलग अलग हुआ करता था रीजनल स्टॉक एक्सचेंज। ये जो था एक वेब एक्सचेंज था, और ये सभी जितने भी हमारे स्टॉक एक्सचेंज थे उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता था एक्सचेंज करने के लिए। जो हमारा जो अभी नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट वन, वो है इंडोनेस्ट। इंडोनेस्ट ये 1994 में स्टैब्लिश किया गया था कि जो सर्विस सेक्टर है, क्योंकि 1991 में हमारी इकोनॉमी जो थी प्राइवेटलाइज हुआ, ग्लोबलाइज एलपीजी जो पॉलिसी जो सरकार ने हमारी इम्प्लीमेंट की थी, तो उसके बाद जो था सर्विस सेक्टर काफ़ी ब्लूम हुआ। तो उसके बाद जो था एक अलग से स्टॉक एक्सचेंज की स्टैब्लिश करने की हमें ज़रूरत समझी, तो हमने अपना एक्सचेंज इस्टेब्लिश किया। और 1994 में ये हुआ। जो ये था केवल सर्विस सेक्टर और स्मॉल और मीडियम कंपनी के लिए था। स्मॉल और मीडियम कंपनी जैसे कि अब क्या पता आप झुमका बनाने की कंपनी, यानी कि कॉस्मेटिक हो, या आपके मिट्टी के बर्तन बनाने की हो, या आप केवल आपका जो रहता है घर के सामान के लिए या उसका हो, तो ये सब के लिए प्रोवाइड किया गया स्मॉल या मीडियम कंपनी जो भी आपकी होया करती थी। अब कैपिटल मार्केट में जब हम आते हैं तो उसमें ऑपरेशन आते हैं कि हम वहाँ पे काम क्या होता है। तो जो काम होता है कैपिटल मार्केट ऑपरेशन में 2 तरीके से ही होता है। एक जो रहता है प्राइमरी में अगर आप आएंगे तो प्राइमरी में आप देखेंगे कि कैपिटल फॉर्मेशन होगा। कि जब आप नॉर्मली कैपिटल मार्केट में कब जा रहा होता है, जब बंदा जो कंपनी होती है उसे पैसे चाहिए होंगे, उसे कैपिटल की आवश्यकता होगी, यानी कि वो अपनी कंपनी के लिए कैपिटल चाहता है। तो ये जो नॉर्मली जो प्राइमरी ऑपरेशन होते हैं ना, मनी इशू करते हैं फर्स्ट टाइम की, वो जो मार्केट में थे उससे पहले तो उन्होंने अपने पैसों से स्टार्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद हम उन्हें और इन्वेस्टमेंट चाहिए क्योंकि और वो बड़ा प्रोजेक्ट चाहते हैं, तो मनी जो होता है फर्स्ट टाइम इशू कर लेते हैं। और सेकंड मार्केट ऑपरेशन जो रहता है, ये नॉर्मली रहता है कि आप कंपनी आपकी पहले से पुरानी है और आपके शेयर्स जो है वो पहले से शेयर होल्डर के पास है, तो उसको जो हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग शेयर्स बिटवीन द डिफरेंट शेयर होल्डर। यानी कि कुछ शेयर्स निकालेंगे, आप वो पुराने शेयर होल्डर उन्हीं को ही बेच रहे हैं, वही खरीद रहे हैं। जो वेज है प्राइमरी मार्केट ऑपरेशन करवाने के, जो सबसे फेमस है, आपने कई बार सुना होगा कि अभी आईपीओ जो फेमस कंपनियों के जो अभी अभी आए थे, जोमेटो का आया, पेटीएम का आया, कहीं का आया। जो आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो इसमें जो रहता है कि कोई भी खरीद सकता है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है, अब तो ऑनलाइन हो गया, पहले आपको ब्रोकर के थ्रू करना पड़ता था, अब आपको जो है डीमेट अकाउंट होगा, आप अपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर का लिए वो बुक कर सकते हैं। अगर आपको शेयर्स मिल गए तो आपकी किस्मत खुल जाएगी, अगर नहीं तो कोई वो नहीं। और वो भी रहता है कि प्राइस कितना घट रहा है बढ़ रहे हैं, क्योंकि आईपीओ आपने बुक कर लिया, जब वो शेयर्स खुलेंगे तो हो सकता है कि उसकी जो शेयर्स की वैल्यू जो उन्होंने बुक करी थी फिर वो या तो उससे ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर नीचे जाएगी तो आपको घाटा हो सकता है कि आपके कितने शेयर्स खरीदे। तो जो इसका जो बेस रहता है, पहले रहता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि कोई भी खरीद सकता है। उसके बाद जो दूसरा रहता है राइट इशू, जब कोई कंपनी शेयर्स इशू कर रही होती है आईपीओ के अलावा, अगर दोबारा या तीसरी या चौथी बार आ रही है, तो राइट इशू रहता है कि जब भी वो शेयर्स इशू कर रही है ना, तो सबसे पहला अधिकार किनका रहता है, फर्स्ट राइट जो रहता है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, कि वो मीटिंग बुलाइए अपनी कि वो उन्होंने मीटिंग बुलाई, तो उन्होंने कहा कि हम शेयर्स इशू करने जा रहे हैं, तो शेयर होल्डर ने कोई परमिशन हुई तो वो इशू कर सकती है, वरना वो उनका पहला अधिकार रहता है कि शेयर होल्डर अगर वो खरीदना चाहेंगे जो एग्जिस्टिंग है वो खरीद सकते हैं। दूसरा रहता है प्राइवेट प्लेसमेंट रहता है कि कंपनी के जो ऊपर के जो रहते हैं ऑफिसर्स या जो काफ़ी जो जिन्होंने कंपनी स्टैब्लिश की, वो अपने शेयर्स जो रहते हैं प्राइवेटली डिसाइड कर लेते हैं और खुद ही खरीद लेते हैं। ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कॉमन पीपल के लिए नहीं होते। ये 3 वेज होते हैं प्राइमरी मार्केट ऑपरेशन के लिए। अब देखते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है ना, कि हम शेयर्स कैसे निकालते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, आपको नॉर्मली इस टाइप के आते नहीं है, लेकिन ये जो है आपका जो हाई लेवल का अगर कोई एग्जाम हो जाए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसके लिए काफ़ी काम आएगा। अगर आपका जो सब्जेक्टिव एग्जाम हो तो उसमें ये आपको जरूर काम आएगा। तो जो 90 से जो हमारा जो था इशू फॉर्मूला जो है शेयर इशू करने के लिए कैसे रहता था, 97 से 47 से 92 तक, तो एक ना पोस्ट ऑफिसर हुआ करता था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। तो हमें उसकी अप्रूवल चाहिए होती थी कि हमें शेयर इशू करने, तो वो हम उसके पास लेटर लेके जाया करते थे, तो वो हमें अप्रूवल दिया करता था। तो उसके अप्रूवल किसके ऊपर बेसिस होती थी कि वो कंपनी की नेट एसेट वैल्यू निकालता था कि हमारी कितनी नेट एसेट वैल्यू है, हमारी कंपनी की कितनी प्रॉफिट
अर्निंग कैपेसिटी कि हम कितना साल का कमा सकते हैं और कितना हो सकता है, और मार्केट वैल्यू ऑफ लिस्टेड शेयर कि हमने जो शेयर्स डाले उसकी हमारी लिस्टेड वैल्यू शेयर क्या है। ये तीनों के बाद वो टिक करते थे, अगर ये तीनों सही है तो वो हमें इशू करने दिया करता था कि हम जो है अपने शेयर्स इशू कर सकते हैं। 92 के बाद चेंजेस हुए, जैसा आपको पता है एलपीजी की पॉलिसी आई तो इसमें जो परमिशन हुआ तो आपको पता ही है। स्कैम 1992 तो आपने देखी होगी। स्कैम 1992 देखी होगी, उसमें केवल एक बंदे ने नहीं काफी बंदों ने किया था, जिसको मौका मिलता था वो यही स्कैम क्या करता था कि लूप होल का फायदा उठाया करता था। अब जो पकड़ा गया उसके ऊपर वेब सीरीज बन गई, जो नहीं पकड़े गए वो अमीर हो गए। तो 1992 के बाद जो था कुछ चेंजेस आए, जिसका सबसे पहले मेथड निकाला गया बुक बिल्डिंग मेथड। बुक बिल्डिंग मेथड में ये किया गया कि अगर प्राइस जो शेयर की आपका जो प्राइस होगा ना वो रहेगा नेट एसेट वैल्यू प्लस प्रीमियम, यानी कि आपकी जो बुक शेयर का जो प्राइस निकाला जाएगा आपके जो कंपनी के नेट एसेट है और वो प्रीमियम कितना आप चार्जेस पे कर रहे हैं वो रख रहे हैं शेयर के ऊपर। दूसरा मेथड किया गया प्राइस मेथड। प्राइस मेथड यानी कि ये आईपीओ के लिए था कि अगर आपका पहला आईपीओ 10 करोड़ या उससे लेस है 10 करोड़ से, तो अब ये जो था फिक्स प्राइस मेथड से निकाला जाता था। और जो 10 से 30 करोड़ के बीच में हुआ करते थे ना बिटवीन, अभी भी रूल है बिटवीन 10 टू 30 करोड़, उनके लिए ऑप्शन हुआ करता था कि इन दोनों में से कोई भी वो कर सकते हैं, बुक बिल्डिंग के साथ भी जा सकते हैं, फिक्स प्राइस के साथ भी जा सकते हैं। 10 से 30 करोड़ के बीच में अगर आपकी वैल्यू है आईपीओ की, तो ये जो दो है ये इंपॉर्टेंट मेथड है। अभी जो कभी कभार टर्म्स जो पूछे जाते हैं बुक बिल्डिंग मेथड से पूछे जाते हैं कि बुक बिल्डिंग मेथड जो है किससे रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना कैपिटल मार्केट से या फिक्स प्राइस मेथड, या कभी कभार इसकी आपकी जो है टर्म ही पूछ ली जाएगी कि बुक बिल्डिंग मेथड क्या होता है। तो देखिए बुक बिल्डिंग मेथड और फिक्स प्राइस मेथड, जो आपका बुक बिल्डिंग और जो फिक्स प्राइस मेथड है उसमें जो रहता है प्राइस प्रीडिटरमाइंड होता है, ये आपकी जो होगी इतना प्राइस डिटरमिन्ड है तो उतना ही वो इशू होगा, उतना ही आप खरीद लेंगे। बुक बिल्डिंग में रहता है कि आप बिड होती है, जितनी ज्यादा बिड होगी उतना प्राइस होगा, उसके हिसाब से रहता है। प्राइसिंग पे डिमांड पे आ जाते हैं। इसकी जो डिमांड है ना फिक्स प्राइस की, ये सिक्योरिटीज की जो रहती है आपको जब भी पता लग सकती है जब इस वो जो होता है पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो जब भी आपको इसकी वो एक ही डिमांड पेगी कि इतने लोगों ने खरीदा, क्योंकि आप पहले से नहीं बता सकते। अगर कोई कंपनी आपकी छोटी है अगर 10 या 20 करोड़ का, तो आपको क्या पता होगा कि कितना लोग आपका खरीद लेंगे। लेकिन बुक बिल्डिंग मेथड जो होता है बहुत बड़ी कंपनी निकालते हैं, जैसे पेटीएम हो गया, जोमेटो हो गया, जो अभी इन्होंने आईपीओ निकाला था, तो इनको पहले से ये अंदाजा रहता है कि यार हमारा इतना निकल जाएगा, तो इनकी डिमांड रहती है ना, इनको नॉर्मली पता रहता है कि हमारा इतना वो है। अब जो अगर आप शेयर्स खरीदने जाएंगे तो आप नॉर्मली है कि आप छोटी कंपनी के तो खरीदेंगे नहीं। फिक्स प्राइस मेथड 10 से 30 करोड़ के अगर जो शेयर्स निकाले वो लाखों के वो और करोड़ों के निकाल रहे होंगे, लाख करोड़ के, तो उसमें आप प्रेफर करेंगे। तो बुक बिल्डिंग मेथड जो रहते हैं वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर मेथड है, और ये अफेक्टिव क्या रहता है, इसमें जो रहता है मार्केट की जो है ना प्राइसिंग आपको नहीं पता लगेगी। फिक्स प्राइस मेथड में इसमें ऊपर धांधलेबाजी हो सकती है, लेकिन बुक बिल्डिंग जो है ये पूरी सही तरीका है जो सही तरीके से डेवलप किया गया। तो नॉर्मली जो कंपनीज है बुक बिल्डिंग के तौर पे ही जाती है, फिक्स प्राइस के ऊपर वो अवॉइड करती है। अब जो आ जाते हैं हम अपने ना टर्म्स में आ जाते हैं कि आपके एग्जाम्स में क्या क्या टर्म्स पूछे जाते हैं। तो शेयर्स का मतलब जो रहता है ना नॉर्मली पार्टनरशिप रहता है कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं ना, तो आप उसके ना पार्टनर बन जाते हो, यानी कि आप जो है उसके पार्टनर बन गए। अब जो शेयर्स होते हैं ना वो किस प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं। इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है नॉर्मल शेयर्स होंगे, अगर आपने ये खरीद लिया जो नॉर्मली 10 या 20 जितना भी उनके प्राइस है वो आते हैं, तो उसको बंदे जितने भी खरीद लेते हैं, उसको अगर प्राइस 10 रुपये है तो आपने 10,000 खरीद लिए, तो आपकी जो हो गई आपके 10,000 रुपये के शेयर्स हो गए हैं। वो आपके जो राइट्स होंगे टोटल मार्केट वैल्यू कितने भी परसेंट बन सकते हैं, 0.1 हो सकते हैं 1%, वो डिपेंड करता है कि आप कितना शेयर्स वैल्यू करते हो कंपनी का वो कितना रहता है। तो इसमें जो रहता है वोटिंग राइट्स रहती है, जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर्स होंगे उतने ज़्यादा उसके पास वोटिंग राइट रहेगा। तो कभी कभार अगर जो नॉर्मली जो कंपनी इंश्योर करती है कि जो वोटिंग राइट्स है वो 50% से कम ही जाए अगर वो आईपीओ निकाल रही है। तो दूसरा रहता है प्रेफरेंशियल सेल्स रहते हैं कि ये इसमें वोटिंग राइट्स नहीं रहता और ये हाई प्राइस रहता है। प्रेफरेंशियल सेल्स ऐसे रहता है अगर कंपनी बंद हो रही है कल को, अगर कंपनी कल को बंद हो रही होगी ना, तो उनको पैसे पे करने होते हैं, तो प्रेफरेंशियल सेल्स रहते हैं उनको वो पहले देगी। यानी कि प्रेफरेंशियल शेयर्स का मतलब अगर कंपनी बंद हो रही है तो उनको जो पैसे मिलेंगे वो सबसे पहले मिलेंगे। डिवेंचर्स वालों को मिल जाते हैं, इक्विटी शेयर्स वालों को सबसे लास्ट में मिलते हैं। लास्ट में अगर लॉस हो रहा होगा तो वो भी नहीं मिलेंगे।
डिफर्ड शेयर्स जो प्रमोटर होते हैं, प्रमोटर कौन होते हैं? जो कंपनी को स्टैब्लिश करते हैं, जो 4-5 लोग होते हैं जो पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स पूरे करते हैं, ये उसमें आ जाता है। बोनस शेयर्स हो गए। बोनस शेयर जो रहता है कि ये रहता है ना, कंपनी इशू करती है, कंपनी इशू करती है अपने शेयर होल्डर के लिए कि अपनी मार्केट वैल्यू दिखाने के लिए। नॉर्मली तो आजकल होता नहीं है, तो कंपनी इशू करती है। और जो ये सेबी का रूल है कि आप जो बोनस शेयर इशू कर सकते हो ना 5 साल में, केवल 5 ईयर्स में 2 टाइम्स। और जो हमारा लास्ट का, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, स्वेट शेयर का आपसे क्या मतलब है? ये 1998 में वो किया गया था इंट्रोड्यूस। तो इसका मतलब जो है कि आप कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपको जो लेबर है आपकी या एम्प्लॉइज है, तो आपको उनको कुछ देना है, आपके पास पूरे पैसे नहीं है, तो आप उनको शेयर्स दे देते हैं। कि कहीं आप देखेंगे कि आप कहीं काम करने जा रहे हैं या कोई काम करने जा रहा होता है, तो उनके पास अगर नई नई स्टार्टअप होते हैं, तो उनको बोल रहे होते हैं कि हम आपको ना सैलरी नहीं दे सकते, नो सैलरी, बट शेयर्स ले दो आप, कि कल को कंपनी अगर चल जाएगी तो इतने शेयर्स का मालिक बन जाएगा। तो ये आपका जो रहता है स्वेट शेयर्स रहता है। या ऐसा भी रहता है कि कोई कंपनी है जो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी लेबर मैनेजमेंट को कह दिया कि आपके 2% शेयर इस बार हमने दे दिए हैं, तो ये स्वेट शेयर्स में आपका आता है। अब जो हमारे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, शेयर्स आपको मैंने बता दिया, डिवेंचर्स और बॉन्ड्स। जो नॉर्मली जो आपके पास में 3 ऑप्शन रहता है, आप जब जा रहे होंगे किसी कंपनी के, या तो आप शेयर्स खरीद लोगे, ठीक है, शेयर जैसे हमने अभी पढ़ा। डिवेंचर्स हो गए, डिवेंचर्स या बॉन्ड्स। अब नॉर्मली जो रहता है ना, डिवेंचर्स जो रहते हैं ना, हाई इंटरेस्ट रेट पे रहते हैं, कि उनका एक फिक्स इनकम तय होती है कि अब जो कंपनी का प्रॉफिट हो रहा होगा ना, ये डिवेंचर्स में जो रहते हैं ये कंपनी के वो बन जाते हैं पार्टनर इन कंपनी प्रॉफिट, ठीक है, पार्टनर बन जाते हैं। हाई इंटरेस्ट रेट होता है, कोलेटरल, यानी आपको कोई जमानत देने की जरूरत नहीं है कि आप, और कन्वर्टेबल, ये डिवेंचर्स जो रहते हैं कन्वर्टेबल होते हैं। नॉर्मली जो डिवेंचर्स होते हैं ना, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कन्वर्टेबल और एक होता है नॉन कन्वर्टेबल। जो कन्वर्टेबल जो रहते हैं ना, उसमें रहता है कि आप ये डिवेंचर्स को ना अपने इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, इक्विटी शेयर्स में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपको भी वोटिंग राइट्स का अधिकार हो जाएगा। इसमें डिवेंचर्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो वोटिंग राइट्स, नो वोटिंग राइट, ठीक है। केवल इक्विटी शेयर्स में आपका वोटिंग राइट होता है, बाकी किसी में नहीं रहता। इसमें वोटिंग राइट्स नहीं रहता। कन्वर्टेबल उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर्स में। नॉन कन्वर्टेबल यानी कि कन्वर्ट नहीं हो सकते। ऐसे रिडीमेबल भी होते हैं, नॉन रिडीमेबल भी होते हैं, कि आपके रिडीम होंगे लास्ट में या नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जो रहता है आपको ध्यान रखना है कि हाई रिस्क में रहता है, हाई रिस्क रहता है, क्योंकि हाई रिस्क होगा तो हाई इंटरेस्ट रेट होगा, आपको ज़्यादा पैसे बनेंगे। कोई कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं। तो नॉर्मली जो बंदे रहते हैं या तो बॉन्ड्स की तरफ जाना पसंद करते हैं या डिवेंचर्स की तरफ। तो जो अगर आप बॉन्ड्स की तरफ जा रहे हो तो उसमें इंटरेस्ट रेट लो रहेगा, आपको जमानत देने की आवश्यकता पड़ेगी। नॉन कन्वर्टेबल आप इसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, रोज रिस्क रहता है, या जाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट कम होगा तो रिस्क भी कम होगा, जहाँ रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। और नो वोटिंग राइट्स, ये जो रहती है आपकी 3 टर्म्स इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो इतना मैंने पढ़ाया अभी ये समझ में आया होगा। अभी हम अपनी जो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा लंबी से फिर आप भी बोर हो जाते हैं। तो अभी जो है इस पार्ट में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।